हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नियुक्ति आज के एपिसोड की आपकी होस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में जिसका नाम है द चैट रूम। यहाँ पे हम कई जाने माने इन्फ्लुएंसर्स के साथ कई सारी बातें करेंगे और उनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी जानने की कोशिश करेंगे तो शायद ही आपको पता हो। तो आज के हमारे गेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तो है ही, लेकिन साथ में ट्रैवल भी करना पसंद करते हैं और साथ ही साथ फोटोग्राफी और म्यूजिक का भी शौक रखते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित खुराना। सर के बारे में आप बहुत जानते ही होंगे। इनका यूट्यूब पर चैनल है इंटेलेक्ट डाइजेस्ट के नाम से, जहाँ पे ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें बोलते रहते हैं। सब लोग को उनके मतलब आपके वीडियोस भी काफ़ी पसंद है। आप अनबॉक्सिंग के काफ़ी सारे वीडियोस करते हैं। लेकिन सर आज हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर आपकी पर्सनल लाइफ, आप उसके अलावा ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहते हैं, ये हम जानना बहुत पसंद करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, आपका चाइल्डहुड। तो आपका गांव या फिर जिधर से आपने शुरुआत की अपनी स्कूलिंग की, आपके फैमिली के बारे में हमें कुछ बताइए, आपके पेरेंट्स। एक्चुअली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली से ही हैं। ओके। और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान वाली ज्योग्राफी जो थी उस साइड से माइग्रेट हुए थे दिल्ली में। तो आई एम थर्ड जनरेशन जो दिल्ली में ही, मतलब मेरे डैड भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हैं। मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली में ही हुई है एंड इंटरेस्टिंगली मेरा कॉलेज भी दिल्ली में ही था। तो मैं कभी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर नहीं रहा हूँ। वर्क असाइनमेंट्स के लिए कभी कुछ टाइम के लिए रहा हूँ, बट ज्यादातर मैं पूरा टाइम दिल्ली में ही आपने बिताया है। हाँ जी। आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए, आपकी माँ, आपके पिताजी। मेरे फादर जो हैं वो अपना कुछ एक बिजनेस करते हैं छोटा सा। अच्छा। और मेरी मदर जो है होम मेकर हैं। और मेरे दादाजी टेलर थे, तो एक वो बिजनेस फैमिली ही है पूरी, रूट्स जो हैं। ओके। तो मैंने अपनी पढ़ाई जो करी थी वो इंजीनियरिंग करी थी मैंने। हाँ जी। उसके बाद मैंने कुछ टाइम जॉब करी, फिर मैं कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब ऑनलाइन पब्लिशिंग में आ गया। तो मैं तो आपने दिल्ली में ही स्कूलिंग की है आपकी पूरी। तो आपकी स्कूल मतलब घर से बहुत नज़दीक थी कि लाइक आप स्कूल बस से जाते थे? दोस्तों के बारे में आपके कुछ बताइए। हाँ, मैं बस से जाता था। ज़्यादा दूर नहीं था, मे बी 20 मिनट्स, तो उतना ही था। और स्कूल बस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। काफ़ी हाँ, किस्से भी होंगे आपके पास बताने के लिए। हाँ, तो स्कूल बस एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब इट्स यू आर टेकिंग मी डाउन दैट मेमोरी लेन। मैं इतना ज़्यादा अभी जिस स्टेज में हूँ मैं नहीं सोचता उस बारे में, बट हाँ अगर मैं सोचूं तो स्कूल टाइम काफ़ी अच्छा फन टाइम था, रिलैक्स टाइम था, और स्कूल डेज बहुत अच्छे थे। कोई ऐसी बात जो मेमोरी जो आपको आज भी याद हो स्कूल टाइम की? मेरी बहुत पिटाई होती थी स्कूल में तो मैं बहुत शैतान था पढ़ाई में, बिल्कुल। बाप रे। लेकिन अभी तो आपके वीडियो देखकर आप बहुत ऐसे सुलझे हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसी आपकी पर्सनालिटी दिखती है। तो मैं लगभग 7th-8th स्टैंडर्ड तक मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट था, बहुत बैक बेंचर्स। हाँ, और बहुत बहुत पिटाई होती थी मेरी। उसके बाद अचानक से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ पढ़ाई की तरफ। तो 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू किया। मुझे रीजन, मतलब उसके पीछे कोई रीजन? मुझे कुछ अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, और थोड़ा इंक्लिनेशन ऐसे भी बना कि मैं अपने पेरेंट्स को देखता था कि वो बहुत एफर्ट करते हैं, लाइफ में स्ट्रगल है। तो जब मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और एक्सपीरियंस किया अपने फादर के बिजनेस में, उनको थोड़ा हेल्प किया, क्योंकि उस टाइम 8-9 स्टैंडर्ड में आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो। तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा हेल्प करता था छुट्टी वाले दिन पे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो लाइफस्टाइल या जो स्ट्रगल्स हैं उनके प्रोफेशनली, वो बहुत ही हार्श लाइफ जी रहे हैं, और मुझे वो डायरेक्शन नहीं चाहिए थी शायद। तो मेरे को लगा कि शायद पढ़ाई करके एक अच्छा एजुकेशन लेके आई कैन ब्रेक आउट ऑफ दिस साइकिल। आप कोई और डायरेक्शन ले सकते हो। हाँ, फिर लकीली आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। उन्होंने मोटिवेट किया मेरे को, और कुछ मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट मैं अभी भी कुछ टीचर्स के टच में हूँ जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं। और स्कूल से निकले हुए शायद अब मेरे को लगभग 20 साल हो गए हैं। बट आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय टीचर्स स्पेशली। सर आपका बचपन तो काफ़ी अच्छा गुजरा है, टीचर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिसकी वजह से आपने बोला कि आपका जो
पढ़ाई में जो आपका ध्यान है जो उधर चला गया और आपने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी किया उस चीज़ में, काफ़ी अच्छी बात है सर। इसके बाद मैं सर आपको पूछना चाहूँगी कि स्कूलिंग तो हुई, इसके बाद आपने कॉलेज कहाँ से किया? आपने 11th-12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन, तो कौन सी फील्ड में से किया? मेरा स्कूल टाइम से ही ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंसेस में अपीयर हुआ एंड लकीली आई गॉट एडमिशन इनटू अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैंने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है 4 साल। तो इसको डिग्री को BE बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो मैंने किया है मैकेनिकल में। वो भी अच्छा टाइम था प्रोफेशनली। जो स्कूल का एक्सपोजर था वो उस लेवल का नहीं था जो कॉलेज में मुझे मिला। कॉलेज में मुझे एक ग्लोबल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, करेक्ट। तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक्सपोजर मिला एंड आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल कि मैं इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में बहुत अच्छे फैकल्टी और स्टूडेंट्स जो मेरे पीयर ग्रुप थे, उन सब से मैं ज़्यादातर लोगों से टच में हूँ। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वहाँ से पढ़ाई करने का और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिला मुझे वहाँ से। पेरेंट्स के बाद में जो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो मेरी लाइफ में रहे हैं वो टीचर्स हैं मेरे। करेक्ट, दैट्स सो ग्रेट सर। आपने कॉलेज किया, BE में आपने एडमिशन लिया मैकेनिकल में, तो काफ़ी सारे दोस्त होंगे। मैकेनिकल ब्रांच मतलब लड़कियां काफ़ी कम रहती है वहाँ पे, रेशियो काफ़ी अनइवन रहता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आपके दोस्त कोई बहुत सारे किस्से तो हुए होंगे। हाँ, अच्छा था कॉलेज टाइम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मैं कहूँगा। हाँ, लड़कियां कम होती हैं। हमारी क्लास में लगभग 2% लड़कियां थी। 2%? तो बट हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने इंजीनियरिंग में और बहुत लर्निंग मिली मेरे को वहाँ पे। हमारे कॉलेज क्योंकि बहुत एक्टिव थे, वहाँ सोसाइटीज़ थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स बहुत होते थे, तो हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा राइट, इसके अलावा ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, हमारे कॉलेज से एक फार्मूला स्टूडेंट करके एक कार रेसिंग भी उस टाइम पे चलता था। वो जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बच्चे खुद बिल्ड करते हैं। हाँ, राइट। तो वो हमारे सीनियर्स ने शुरू किया था 2003 में, और उस टीम में मैं भी था। 2005 में हम लोग ने वो कार बिल्ड करके हम उसे यूके लेके गए थे कंपटीशन के लिए। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक ग्लोबल एक्सपोजर था जो मेरे को लगता है जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ टू माय कॉलेज के और सीनियर्स एंड दी अपॉर्चुनिटीज दैट आई गॉट। उससे मुझे इतना एक्सपोजर मिला, इतना कॉन्फिडेंस मिला लाइफ में और बहुत लर्निंग मिली मेरे को। एंड उसका एक रीज़न वो भी है बहुत बड़ा कि शायद बहुत लोग नहीं जानते कि मेरा कार ब्लॉग इंडिया करके एक ऑटोमोबाइल चैनल भी है। आई एम ऑल्सो अ कार एक्सपर्ट। तो उसके जो रूट्स हैं वो उस कॉलेज के एक्सपीरियंस से जुड़े हैं। ओके, सो वहाँ से आपको एक वो मोटिवेशन या फिर एक पुश मिला कि यू कैन डू समथिंग इन दैट फील्ड ऑल्सो। दैट्स ग्रेट। तो मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही था मेरी तरफ से कि आपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो उसमें आपकी कोई हॉबीज जिसको आपने फिर अपने प्रोफेशन में आप लेके आए? कॉलेज के टाइम में मैं काफ़ी नर्डी स्टूडेंट था जो मतलब मेरा बहुत इंक्लिनेशन टेक्नोलॉजी की तरफ था स्कूल डेज से ही। और क्योंकि मेरा कोर्स जो था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो मेरे को दोनों चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स में भी और ऑटोमोबाइल्स में भी और व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी। तो एज अ होल मेरे को काफ़ी एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस मिला। तो क्योंकि हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं था कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी, वो मेरे लिए वो एक एज अ हॉबी था। तो मैं प्रोग्रामिंग को और इन सब चीज़ों को एज अ हॉबी लेता था, तो इसलिए मैंने कभी वो टच नहीं छोड़ा उसके साथ। तो टेक्नोलॉजी मैं अपने लेवल पे सीखता रहा। जो जो चीज़ें रेलेवेंट थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मेरे कोर्स में भी नहीं थी वो भी मैंने खुद से सीखी। ऑल्सो थैंक्स टू द फार्मूला स्टूडेंट प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से मैंने उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग होती है, 3D मॉडलिंग होती है, जो कि पार्ट नहीं था हमारे करिकुलम का, बट वो सब मैंने किया, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था। So these are the extra you have learned. हाँ, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स थे। हॉबीज थोड़ा मेरा म्यूजिक की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन है। आपका इंस्टाग्राम हम लोगों ने थोड़ा स्क्रॉल किया तो उसमें मुझे पता चला कि आप पियानो भी बजाना पसंद करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब कब से आपने शुरू किया, प्रोफेशनली सीखते हैं या फिर शौक के लिए ऐसे ही? आई थिंक ये म्यूजिक मेरा हॉबी है एंड इसको बचपन से या कॉलेज लाइफ में? ये मेरा बचपन से ही है। मैंने
5th 6th स्टैंडर्ड में पियानो लेसन्स लिए थे 1-2 महीने के लिए समर वेकेशंस में, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे उधर फोकस नहीं था। फिर मैंने 8th स्टैंडर्ड में गिटार सीखना शुरू किया। मेरे कज़न ने गिटार खरीदा, उसने कभी बजाना सीखा नहीं, शौक में ले लिया, तो उसने अल्टीमेटली वो मुझे गिफ्ट कर दिया। तो मैंने खुद से सीखा और थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मार के, और उसके बाद मैंने फ्लूट सीखा। मैं हारमोनिका भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। तो दिस इज ऑल आउट ऑफ हॉबी, मैंने कोई ट्रेनिंग्स नहीं ली हैं। ओके, सो प्रोफेशनली आपने नहीं सीखा? प्रोफेशनली नहीं सीखा। गिटार मैंने थोड़ा टाइम सीखा, जब मेरे कॉलेज के बाद में 1-8 महीना मैंने किसी से गिटार लेसन्स लिए थे, बट वो ड्यू टू सम रीजंस वो कंटिन्यू नहीं हो पाए। प्रोफेशनली मैं बिजी हो गया, छोड़ दिया। बट हाँ, मुझे एज अ हॉबी म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद है, बहुत करीब है। मुझे सिंगिंग भी बहुत अच्छी लगती है, बट मैंने कभी ऐसा प्रोफेशनली कहीं मैं ऐसा सिंग नहीं करता हूँ। बट कभी अपने दोस्तों यारों के साथ कैरियोके करना, वो सब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। अच्छा लगता है। काफी अच्छा है सर, मतलब आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जानते हैं, उनके बारे में आप जानना पसंद करते हैं पर्सनली, काफी अच्छा है सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बी मैकेनिकल होने के बाद फिर आपने फर्स्ट जॉब जो आपकी थी वो कहाँ से की और कैसे ढूंढी आपने? तो ये कॉलेज प्लेसमेंट से हुआ या फिर आपने बाहर जाके कोई इंटरव्यूज दिए? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड आई एम श्योर तो हम जानना जरूर पसंद करेंगे। मेरी ऑडियंस को भी ये नहीं पता होगा जो मेरे को देखते हैं, बट हमारे कैंपस में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड था, और मेरे को कैंपस से, मेरे कॉलेज से 2 जॉब ऑफर्स थे। और उसके बाद में आफ्टर दैट मैंने एक ऑफ कैंपस जॉब भी पकड़ा। एक जॉब मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, और जो ऑफ कैंपस जॉब था वो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का था, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंक्लिनेशन था और मैं चाहता था कि मैं कुछ उसमें आगे बढ़ूं। तो मैंने जो मेरा ऑफ कैंपस जॉब था मैंने वो ऑप्ट किया, बिकॉज वो सबसे उस टाइम ज़्यादा रेप्यूटेड ब्रांड था। अच्छा, दे वर पेइंग मी वेल ऑल्सो। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कैंपस जॉब 2 होने के बावजूद भी वहाँ ज्वाइन नहीं किया। तो माय फर्स्ट जॉब वाज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब विद अ टेलीकॉम सॉफ्टवेयर कंपनी। वहाँ मैंने लगभग 2 साल काम किया। फिर उसके बाद मैंने एक और कंपनी जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में थे, उनके साथ में 2 साल काम किया। तो ये 2006 से 10 की बात है। और 2010 में क्योंकि तब तक मैं साइड बाय साइड थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग और टेक्नोलॉजी पब्लिशिंग में आ गया था एज अ हॉबी प्रोजेक्ट। बट व्हेन आई थॉट कि मैं यहाँ से रिलायबली इसको चला सकता हूँ एज अ प्रोफेशन, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। तो पिछले 12 साल से मैं फुल टाइम अपने मतलब वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स के थ्रू ही अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। लेकिन आपने जैसे बोला कि कॉलेज लाइफ में आपने F1 कार रेसिंग उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, यूके जाने मिला, तो आपने वो फील्ड नहीं चूज़ किया जॉब के लिए, मतलब ऑटोमोबाइल? हाँ, ऑटोमोबाइल और सॉफ्टवेयर में, क्योंकि मेरे को ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं। हाँ। शुरू से मेरा पहला इंक्लिनेशन टेक्नोलॉजी की तरफ था। और क्योंकि मेरे को एक्सपोजर मिला ऑटोमोबाइल्स में, तो इट ऑल्सो स्टक टू मी। तो बट वो जो जॉब मेरे को मिल रहा था, उसका जो ग्रोथ पाथ था वो उतना एक्साइटिंग मुझे नहीं लग रहा था जितना आईटी इंडस्ट्री लग रहा था। और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मैं इसलिए सॉफ्टवेयर कंपनी में गया। बट इवेंचुअली क्या हुआ, मैंने कार ब्लॉग इंडिया शुरू किया 2008 में एज अ हॉबी। तब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था और मैं ऑटोमोबाइल ब्लॉग एज अ हॉबी कर रहा था। तो दोनों चीजों को आपने पकड़ के रखा था। मैंने कभी छोड़ा नहीं उनको। ना मैंने टेक्नोलॉजी को छोड़ा और ना मैंने ऑटोमोबाइल को छोड़ा। और अगर आप मेरा कोई भी बायो पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे टेक एंड ऑटो एक्सपर्ट। एंड आई टेक प्राइड इन दिस थिंग कि मेरे को ये दोनों चीजें भी बहुत पसंद हैं और मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ इन दोनों डोमेन्स के साथ। दैट्स सो ग्रेट। बहुत मज़ा आ रहा है सर आपसे बात करने में, लेकिन इस सब के बीच में हम थोड़ा सा एक क्विज राउंड आपके साथ खेलेंगे। बहुत मज़ा आएगा। बॉलीवुड के कुछ क्वेश्चन से, कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी है, जीके क्वेश्चन से। तो आपके लिए हमारे पास 10 क्वेश्चन है जिसके आपको सही जवाब देने। कुछ क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो यू कैन से पास। So we will shift to the next question. Okay. So are you ready? Yes. Okay. Guys, are you ready? So let's go. So आपके लिए मेरा पहला क्वेश्चन है,
हेरा फेरी मूवी में परेश रावल जी के कैरेक्टर का नाम क्या था? हेरा फेरी मूवी। तो आपके लिए ऑप्शन है मेरे पास। आपका पहला ऑप्शन है कचरा सेठ, सेकेंड ऑप्शन इज बाबूराव गणपतराव आपटे एंड थर्ड ऑप्शन इज घनश्याम बाबूराव गणपतराव आपटे। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, DDLJ फिल्म जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में काजोल के कैरेक्टर का नाम क्या था? तो आपके लिए ऑप्शंस है सिमरन। ओह दैट्स ग्रेट। आप बोले थे कि आपने बॉलीवुड का इतना मतलब आप शौक नहीं रखते, लेकिन काफी अच्छे आप जवाब दे रहे हैं। आप मेरी फेवरेट मूवीज से क्वेश्चन पूछे। तो आपने बहुत बार देखी होगी दिलवाले दुल्हनिया हाँ, ले 2-3 बार तो देखी है। वाह, दैट्स ग्रेट। आपके लिए मेरा थर्ड क्वेश्चन है सर, PM नरेंद्र मोदी काफी चर्चित मूवी रही है, तो इस मूवी में नरेंद्र मोदी जी का जो रोल प्ले किया है वो किसने किया, कौन से एक्टर ने किया? तो आपके लिए ऑप्शंस है आमिर खान, अजय देवगन या विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय। करेक्ट। सर ने तीनों क्वेश्चन के जवाब भी सही दिए, सर के लिए तालियां। सो आपके लिए सर फोर्थ क्वेश्चन है, कबीर सिंह मूवी में कियारा अडवाणी कौन से कॉलेज की स्टूडेंट रही थी? तो आपके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग कॉलेज, सेकंड ऑप्शन है मेडिकल कॉलेज एंड थर्ड ऑप्शन है MBA कॉलेज। बी मेडिकल कॉलेज। ये भी आपने सही जवाब दिया है, मेडिकल कॉलेज की वो स्टूडेंट रही थी उस फिल्म में। आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें आयुष्मान खुराना ने ब्लाइंड पियानो प्लेयर का रोल प्ले किया है? आपके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है दम लगा के हैशा, सेकंड ऑप्शन है ड्रीम गर्ल एंड थर्ड ऑप्शन है अंधाधुन। अंधाधुन, ये देखिए। करेक्ट। आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट भी है यहाँ पे पियानो। आपके लिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन के कैरेक्टर का नाम क्या था? तो आपके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है राहुल, सेकंड ऑप्शन इज रोहित एंड थर्ड ऑप्शन इज करण। रोहित। वाह, आपने मतलब आपने झूठ बोला कि आपको बॉलीवुड का नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे 6 सवाल हो चुके हैं और सर ने 6 जवाब हम लोग को सही दिए हैं। सो आपके लिए सेवेंथ क्वेश्चन है, बाजीराव मस्तानी मूवी में रणवीर सिंह की पहली पत्नी काशी की भूमिका किसने निभाई थी? आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, सेकंड ऑप्शन इज काजोल एंड थर्ड ऑप्शन इज प्रियंका चोपड़ा। उनकी पहली पत्नी मेरे ख्याल से प्रियंका चोपड़ा होना। करेक्ट। आपके लिए 8th क्वेश्चन है, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, ये डायलॉग कौन सी मूवी का रहा है? अंदाज अपना अपना। वाह, आपके टाइम की मूवी रही थी वो। आपके लिए 9th क्वेश्चन है, ये थोड़ा टेक्निकल है, IP का फुल फॉर्म क्या है? आपके लिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरनेट प्रोवाइडर, सेकंड ऑप्शन इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड थर्ड ऑप्शन इज इंटरनेट प्राइवेसी। IP वैसे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसका में। That is the correct answer. Internet protocol is the full form for the IP. Correct. Then you have the 10th question. मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है? अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, तो मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है? तो आपके लिए ऑप्शन है बॉक्सिंग, टेबल टेनिस या वेट लिफ्टिंग। आई एम नॉट श्योर बट मेरे ख्याल से वेट लिफ्टिंग है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर ने पूरे 10 सवालों के जवाब सही दिए हैं, जोरदार तालियां सर के लिए। तो ये सब बातें हुई आपकी लाइफ के बारे में, आपका बचपन, आपका कॉलेज, काफ़ी यादें आपकी ताज़ा हो गई है। लेकिन अब हम थोड़ा आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में भी पूछना पसंद करेंगे कि जो आपका यूट्यूब चैनल है इंटेलेक्ट डाइजेस्ट के नाम से जो प्रचलित है, जो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी आप उस पर वीडियोज़ करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उसका स्टार्ट कैसे आपने किया, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, उसके बारे में हमें प्लीज़ कुछ बताइए। तो इंटेलेक्ट डाइजेस्ट जो है वो 2012 में मैंने स्टार्ट किया। ओके, 2012। लेकिन उसकी एक बैक स्टोरी है। मैं 2007 में मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ मिलके मैंने एज अ हॉबी एक कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग की वेबसाइट शुरू करी थी। और वो वेबसाइट हमने एज अ प्रोफेशन सोच के नहीं शुरू करी थी, वो एक हॉबी प्रोजेक्ट था। और उस टाइम मैं अपनी जॉब में था, वो भी अपनी जॉब में था, तो हम लोगों ने मिलके वो प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके बाद में हमने कई और वेबसाइट्स पे काम किया, जिसमें से कुछ गैजेट्स वेबसाइट भी थी। तो उस पे भी हम दोनों ने मिलके काम किया।
बट इवेंचुअली जब चीज़ें थोड़ी सी इवॉल्व हुई तो मैं धीरे धीरे उन प्रोजेक्ट से अलग हो गया। और 2010 ऑनवर्ड्स में कारब्लॉग इंडिया में काफ़ी फोकस था। तो 10 से 12 तक मेरा बहुत फोकस कारब्लॉग इंडिया पे था। प्लस मैं कुछ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पे अपने फ्रेंड के साथ थोड़े बहुत काम कर रहा था, बट इवेंचुअली मेरे को वहाँ से छोड़ना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस। और लेकिन वो टेक्नोलॉजी का इंक्लिनेशन हमेशा से था मेरे में। तो क्योंकि मैं उन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में अब काम नहीं कर रहा था 2012 में, तो तब मैंने इंटेलेक्ट डाइजेस्ट स्टार्ट करने का सोचा कि क्योंकि मैं चाहता था मैं इस डोमेन में रहूं। तो 2010 में मैंने कारब्लॉग शुरू किया, 12 में मैंने इंटेलेक्ट डाइजेस्ट शुरू किया। और आपको जान के शायद हैरानी होगी, इंडिया में जो यूट्यूब आप अभी तो बहुत प्रचलित है। इनफैक्ट ये रिलायंस जियो आने के बाद में यूट्यूब बहुत प्रचलित हुआ है। उससे पहले जब 2010 की बात है, तब मैं कारब्लॉग इंडिया पे एज अ हॉबी प्रोजेक्ट काम करता था। तो 2010 में मैंने प्रोफेशनली काम शुरू किया। तो तब मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू करे। उस टाइम पे इंडिया में यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम नहीं था। अच्छा। वो 2010 या 11 में आया। एंड आई वॉज अमंग द फर्स्ट यूट्यूबर्स जिन्होंने वो पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन किया था। गूगल ने हम लोगों को साइबर हब में उस टाइम पे ऑफिस होता था, वहाँ इन्वाइट किया था। तो उस टाइम पे बहुत हैंडफुल ऑफ यूट्यूबर्स थे इस स्पेस में। तो मैं भी उनमें से एक था जिन्होंने इंडिया में, आई एम अमंग द फर्स्ट यूट्यूबर्स जिन्होंने पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो मेरा जो ऑटोमोबाइल चैनल है वो 2011 का है, जो टेक चैनल है वो 2012 का है। और मेरे को एक डेकेड से ज़्यादा हो गया यूट्यूब पे। हालांकि अब शायद मैं उतना ज़्यादा दिखता नहीं हूँ यूट्यूब पे, बट हाँ मैं इसमें 2011 से 16-17 तक मैं बहुत एक्टिव था यूट्यूब पे। धीरे धीरे ड्यू टू सम अदर प्रायोरिटीज थोड़ा मेरी एक्टिविटी कम है अभी, बट मैं यूट्यूब पे बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो आपका ऑलरेडी इंटेलेक्ट डाइजेस्ट इंग्लिश में तो था ही, सो हिंदी में आपने जो शुरू किया उसके पीछे क्या स्टोरी थी? मतलब आपने क्यों सोचा कि हाँ हिंदी में भी शुरू करना चाहिए? तो यूट्यूब जब इंडिया में आया था उस समय पे हिंदी लैंग्वेज के चैनल्स बहुत पॉपुलर नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि जो लोग यूट्यूब यूज़ करते थे उस टाइम पे, क्योंकि डेटा बहुत महंगा था, इंटरनेट बहुत महंगा था, जियो से आने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो यूज़र थे, टिपिकल यूज़र्स थे, क्योंकि इंटरनेट के लिए आपको एक अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए होता था, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता था, जो कि हर किसी के पास नहीं था। तो एक एजुकेटेड क्लास या फिर एक सर्टेन एजुकेशन लेवल के ऊपर के लोग ही यूट्यूब ज़्यादा कंज्यूम करते थे। तो जब कंटेंट क्रिएट करते थे हम, तो उन्हीं ऑडियंस के लिए करते थे। तो हमारा प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश रहता था। और उसके होने का ये भी फ़ायदा है कि जैसे आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनका एजुकेशन लेवल एक लेवल से ऊपर है वो इंग्लिश लगभग सभी जानते हैं। तो आप तमिल जानते हो, कन्नड़ा जानते हो, लेकिन इंग्लिश ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो उसका एक मास अपील था इंग्लिश का। लेकिन जियो आने के बाद क्या हुआ कि स्मार्टफोन्स लगभग सबके हाथ में आ गए, डेटा बहुत सस्ता हो गया, सब लोग यूट्यूब कंज्यूम करने लगे। इनफैक्ट कंटेंट क्रिएटर्स का भी एकदम से हुजूम हो गया। तो कुछ 100 होते थे, अब कुछ हज़ारों या कुछ लाखों में होंगे मेरे ख्याल से कंटेंट क्रिएटर्स। तो हिंदी लैंग्वेज पे स्विच करने का ये रीज़न था कि हिंदी की ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन जो है हर किसी के हाथ में आया, आपका एजुकेशन लेवल भले ही कम हो, अब आप एक मोबाइल फ़ोन और एक डेटा कनेक्शन अफोर्ड कर पा रहे थे। मोबाइल डेटा उतना महंगा नहीं था। मेरे को याद है कि 250 MB डेटा मिलता था 250 रुपये दे के एयरटेल में, कुछ 2005-06 में जियो के आने से पहले। तो जिसका आप बिल चुकाते थे, तो 250 MB 1 GB का 1/4 होता है, जिन यूजर्स को नहीं पता। तो आपको 1 GB का 1/4 पूरे महीने के लिए मिलता था 250 रुपये में। तो ज़्यादातर लोग 250 रुपये वाला पैक लेते थे और इंटरनेट पे वीडियो चलाना तो भूल जाइए, वो कभी कभार वेबसाइट खोलते थे या चैटिंग करते थे, इससे ज़्यादा नहीं करते थे कुछ। तो ये जो यूट्यूब प्रचलित हुआ, ये डेटा सस्ता होने के बाद में, जो कि जियो के आने के बाद में डेटा रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में ही हुआ है। तो वहाँ से ये ट्रेंड चेंज होने शुरू हुए। रीजनल लैंग्वेज के बहुत सारे चैनल्स हैं, क्योंकि अब वो एकदम से कंजम्पशन बढ़ गया। तो उस कंजम्पशन के बढ़ने से क्रिएटर्स लोग वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हुए। तो मैंने भी हिंदी में कंटेंट किया। अब फॉर्चुनेटली मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे हिंदी जो है बहुत एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंट है। तो मेरी हिंदी जो है वो अच्छी रही है। तो मेरे को ऐसा कभी मुश्किल नहीं हुई हिंदी के वीडियोज़ बनाने में। तो मैं हिंदी में भी बनाता हूँ, इंग्लिश में भी बनाता हूँ। अभी इनफैक्ट मैं ऑटोमोबाइल के वीडियोस भी हैं। अब हम ज़्यादा वीडियोस हिंदी में बनाते हैं, कम वीडियोस इंग्लिश में बनाते हैं, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया विद टाइम कि हिंदी की ऑडियंस ज़्यादा है, कंजम्पशन हाँ, कंपेयर टू इंग्लिश वाली ऑडियंस। बट इंग्लिश वाली ऑडियंस थोड़ा सा एक अलग क्लास को बिलोंग करती है।
कुछ अभी भी ऐसे Standard. लोग हैं जो इंग्लिश में कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो एक सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट होता है जिसकी थोड़ी सी एक नीश अपील है, वो हम इंग्लिश में करते हैं, और जो एक मास अपील वाला कंटेंट है जो ज़्यादा लोगों के लिए यूजफुल है या ज़्यादा लोगों को चाहिए, वो हम हिंदी में करते हैं। सर का मतलब आप एक्सपीरियंस देखेंगे कि सभी चीज़ें हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं वीडियो में, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। मैं सर पूछना चाहूँगी कि आपका करियर काफ़ी अच्छा रहा, आपने जॉब की, उसके बाद यूट्यूब, एवरीथिंग इज़ गोइंग सो ग्रेट। तो इसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो कैसे की? हम ऑडियंस को वो बताना चाहते हैं कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे रही? मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं रहे, तो मेरे लिए एक स्ट्रगल था प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद में कि अपने आप को एक डिसेंट फाइनेंशियल स्टेटस पे लाना। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड द एनवायरनमेंट एंड एवरीवन, जिनकी वजह से मैं अच्छा कर पाया अपने करियर में। तो शुरू से ही ये जो अपब्रिंगिंग होती है आपकी, जो आपके पेरेंट्स से आपको सीखने को मिलता है, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, तो एक सेविंग वाला एटीट्यूड शुरू से था। तो वो सेविंग करने का एटीट्यूड मेरा बचपन से ही था, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि फ्रूगली रहते हुए चीज़ों को ठीक से इस्तेमाल करना, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना, तो मनी को एक यूज़फुल रिसोर्स की तरह ट्रीट करना। तो मैं भी एक मनी को बहुत यूज़फुल रिसोर्स की तरह ट्रीट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कंजूसी से जीता हूँ, बट मैं बहुत लैविशली जीना भी पसंद नहीं करता। मेरे को लगता है कि हमें अपनी नीड्स पे ध्यान देना चाहिए। वांट्स तो चलती रहती हैं, तो हाँ, वांट्स भी पूरी करनी चाहिए। तो वट एवर आई एम एबल टू सेव, जो भी सरप्लस होता है मैं कोशिश करता हूँ उसको कहीं ठीक जगह पे रखूँ। तो इन्वेस्टमेंट बड़ा एक पर्सनल मैटर है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो इसमें आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ, जो भी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए या स्टॉक्स हो गए या एफडीज हो गई, तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को मैं एक बैलेंस्ड वे में यूज़ करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हूँ एक साइड पे, तो मेरे कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड आई थिंक कि मैं अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत शुरुआत है मेरे करियर की। हालांकि 10-12 साल हो गए हैं, बट चेंज होंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि लाइफ के साथ लोग भी इवॉल्व होते हैं, मैं भी इवॉल्व होऊंगा, तो अभी आगे बहुत लंबी जर्नी है। सर ने तो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया। हमेशा से ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना गया है। अगर आप भी मुंबई में ज़मीन खरीदकर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो माय भूमि के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए। इनकी मदद से आप मुंबई में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मात्र 2 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। यही ज़मीन आप 25,000 रुपये प्रति माह के इजी EMIs पर भी खरीद सकते। सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, आपसे काफ़ी कुछ जानने को भी मिला हमें। लेकिन आपने जैसे अपनी शुरुआत की, यूट्यूब की हो या फिर आपका जॉब, इसके रिलेटेड जो ऑडियंस है हमारी, वो भी ऐसा कुछ अगर चालू करना चाहती है अपना यूट्यूब चैनल, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप यूट्यूब पे क्रिएटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट, आप ज़रूर करिए। लेकिन जब भी आप यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे एज अ क्रिएटर जाने की सोच रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, ये है कि जिस भी डोमेन में या जिस भी टॉपिक पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने चाहिए। वो आपका पैशन होना चाहिए या फिर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको क्रिएट करने के लिए बहुत पुश चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, जो आपको बाहर से आके कोई नहीं दे सकता। अगर आप पैशनेट हैं किसी टॉपिक को लेके तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप किसी और को देख के, किसी और से मोटिवेट होके कर रहे हैं, तो वो मोटिवेशन बहुत जल्दी वियर आउट हो जाता है। और मैंने देखा है बहुत लोगों को आते हुए और जाते हुए। मैं इस डोमेन में 10 साल से हूँ, मैं भी उतना एक्टिव नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट मैं जो भी करता हूँ बहुत पैशनेटली करता हूँ। वो चलेगा या नहीं चलेगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस कंटेंट को क्रिएट करके खुश हैं और आपको वो जो कंटेंट है वो पसंद आया, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, अगर आप उससे खुश हैं तो वेरी हाई चांसेस आपके ऑडियंस भी उससे खुश होगा। लेकिन अगर आप उसको बिना मन के बना रहे हैं, उस चीज़ से खुश नहीं है और जेन्युइनली उसमें इन्वेस्टेड नहीं है, तो शायद वो बहुत लंबी रोड नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप रहने दीजिए फिर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ सर आपने कही है। आप हमारे शो पर आए, तो हमारे शो पर आकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ बताइए। मुझे अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम ऐसे टॉपिक्स को टच करेंगे जहाँ पे यू हैव टेकन मी डाउन अ मेमोरी लेन।
मैं उन चीज़ों के बारे में आपसे बात करते करते सोच रहा था जिनके बारे में बहुत टाइम से नहीं सोचा, अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, अपने टीचर्स, अपनी लर्निंग्स। यादें ताज़ा हो गई। हाँ जी, बिल्कुल यादें ताज़ा हो गई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे इस शो पर आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए एनलिफ्ट की ओर से और हमारे कॉस्मेटिक पार्टनर वाइल्डली प्योर की ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच टू आवर स्टाइलिंग पार्टनर वाइल्डली प्योर। इनके सभी प्रोडक्ट्स प्राकृतिक गुणों से प्रेरित है। इन प्रोडक्ट्स में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 12 इंग्रेडिएंट्स लाए गए हैं, जिनके मिश्रण से एक ऑयल बनाकर उसको इन सभी प्रोडक्ट्स में यूज किया गया है। वाइल्डली प्योर के सभी प्रोडक्ट्स पीएच बैलेंस्ड होने के साथ साथ ही 100% वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री है। इनके प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इनको आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमारा कोड ENWP30 यूज करते हो तो इनके सभी प्रोडक्ट्स पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो इस कूपन कोड को जरूर यूज कीजिएगा। कूपन कोड इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वाइल्डली प्योर की वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ फॉलो कीजिए, वहाँ पे हम इस एपिसोड के रिगार्डिंग काफ़ी जानकारी डालते रहते हैं। तो प्लीज़ इस एपिसोड को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कॉलेज में बेसिकली यहाँ से मैंने 12th पास कर ली हरियाणा बोर्ड से। उसके बाद मेरे को एज एन प्राइवेट का तो सोच ही नहीं सकता था मैं कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज में जाना भी है, क्योंकि पैसा नहीं था। तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन है, ओपन से हम BA BCom कुछ भी कर सकते हैं, 3 साल की डिग्री ले सकते हैं। तो हाँ, ओनली एग्जाम के लिए साल में एक बार जाने का ऐसा रहता है। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom के फॉर्म भर दिए फाइनेंस से, जिसमें मैथ, अकाउंट, फाइनेंस सारी चीज़ें होती हैं।